हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, हम लोगों ने अलग अलग फॉर्म ऑफ जो रिन्यूएबल एनर्जी है, न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी है बेसिकली, जिसके लिए हमारे देश में 1992 में मिनिस्ट्री भी बनी थी, एमएनआरई, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। उसके अंतर्गत हमने सभी प्रकार की मेजर जो एनर्जी एक्सट्रैक्शन के तरीके हैं या सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो सारे कवर कर लिए हम लोगों ने। फिर चाहे वो सोलर एनर्जी हो, हाइड्रो एनर्जी हो, जियोथर्मल एनर्जी हो, स्टीम एनर्जी हो, कुछ किसी भी फॉर्म की जो एनर्जी हो जो कि न्यू एंड रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर आती है, हमने उसको कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं और रीसेंट एडवांसमेंट्स क्या हुई हैं एनर्जी एक्सट्रैक्शन की दिशा में। तो सम रीसेंट एंड एडवांस एनर्जी जनरेशन सोर्सेज कौन कौन से हैं। एक है नंबर वन, फ्यूल सेल या फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल। जो फ्यूल सेल है वो क्या करता है, फ्यूल सेल ना कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को फ्रॉम अ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, किसी भी एक फ्यूल में अगर केमिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करने का काम करता है बिजली में। अब इसके लिए ऑब्वियस ये बात है, एक केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस हमें चाहिए होगा थ्रू अ केमिकल रिएक्शन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। ध्यान से देखना, कीवर्ड है पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ऑक्सीजन। यानी कि ये केमिकल रिएक्शन हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद लाइक ऑक्सीजन को अगर आप लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो, जैसे हम लोग हमेशा केमिस्ट्री में लिखते नहीं है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये चीज़ की बात ये कर रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होगा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ज़्यादा बेटर तरीके से होता है, उसका रिजल्ट भी इफेक्टिव तभी होता है। ठीक है, तो ये होता है फ्यूल सेल। अब क्योंकि यहाँ पर हम लोग पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयंस यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए इसको फ्यूल सेल के अलावा आप हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी कह सकते हो। ठीक है, अब डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि फ्यूल सेल को आप ऐसा समझ सकते हो कि क्या ये कोई बैटरी तो नहीं है। सबसे पहले लेट मी शो यू फ्यूल सेल। ये फ्यूल सेल, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यानी कि एयर की प्रेजेंस में जो एक फ्यूल है, कैसा फ्यूल है, केमिकल एनर्जी फ्रॉम अ फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। बिजली बन रही है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस, और हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, H2। और पॉजिटिवली चार्ज ये देखो H2 है ना, दो है ना, H और H, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, इससे हमें बिजली बनानी है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, तो हमारे पास इन द प्रोसेस क्या आ रहा है यहाँ पर, H2O। इसलिए बात चल रही है, मैं आपको अभी इसी चैप्टर में कुछ लेक्चर्स पहले बता रहा था, इसलिए दुनिया में बात चल रही है कि आने वाले सालों के अंदर ये संभव है कुछ साइंटिफिक तौर तरीकों से कि पानी से चलने वाली गाड़ियाँ भी बने। है ना जैद, अब उस दिन आप बात कर रहे थे ना, आप थे आई थिंक। ठीक है, अब डिफरेंस क्या होता है, हाँ मैं एक चीज़ आपको बता रहा था कि ये आपको देखने में लग सकता है कि ये एक प्रकार की, ये तो नहीं, ये जो फ्यूल सेल है क्या ये एक प्रकार की बैटरी है सर, ये आपका डाउट हो सकता है। जेन्युइन तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है रियल, तो क्या ये एक प्रकार की बैटरी है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस आज हम समझते हैं कि बैटरी और फ्यूल सेल में डिफरेंस क्या होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस एक बैटरी और एक फ्यूल सेल की डेफिनेशन में या उसके मतलब में ये होता है कि बैटरी जो है वो एनर्जी को स्टोर करती है हमेशा। जैसे अगर आप नॉर्मल कह लो, नॉर्मल तरीके से जो बचपन से आप बैटरी देख रहे हो वो क्या होती है, नॉर्मल तरीके से जो आप बचपन से बैटरी जो देखते हो, जो यूज़ करते हो, वो क्या होती है, एक बैटरी सेल। एक बैटरी सेल, इसके अंदर एनर्जी स्टोर है ना। आपके आपका जो टीवी का रिमोट होता है, सबसे पहले आपने सबसे मेजर तरीके से और सबसे ज़्यादा बार आपने बैटरी को यूज़ करना जो जो जीवन में सीखा है, वो ऐसे ही सीखा है ना, किसी ना किसी चीज़ में डालना उसको, लाइक रिमोट कंट्रोल कार और योर रिमोट, टीवी का रिमोट या फिर एसी का रिमोट।
95% केसेस से ज़्यादा में आप लोगों ने टीवी के रिमोट के कंटेक्स्ट में बचपन से लेकर अभी तक इसको सुना होगा, है ना। आप सारे लोग उसी जनरेशन से बिलोंग करते हो जहाँ पर टीवी के रिमोट जो है बचपन से लेकर अभी तक उसके अंदर ये सेल डलते हैं, राइट। अब ये चार्ज होकर आते हैं ना, जब ये ऐसे पैकेट में आते हैं, बताओ शैनी, है ना, चार्ज होकर आते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करते करते क्या एक बार इसको डाल दो तो कभी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है टीवी के रिमोट में बैटरीज को, इन सेल्स को? बिल्कुल पड़ती है। ये अपने साथ जब दुकान से हम लोग इनको लेकर आए थे आज में, तो क्या लेकर आए थे हम इसके अंदर? इसने अपने अंदर एनर्जी स्टोर करी हुई थी, राइट। ऐसी बैटरी होती है। इन्वर्टर भी हमारा चार्ज होता है ना, बताओ। एक्चुअली में वो इन्वर्टर चार्ज नहीं हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है? इन्वर्टर से कनेक्टेड क्या चीज़ रखी होती है? बैटरी। क्या आप लोगों ने अपने घरों में कभी ऐसे इन्वर्टर देखे हैं? आप तो खैर बहुत मॉडर्न मॉडर्न तरीके के इन्वर्टर आ गए हैं, लेकिन जो जर्नल तरीके से जो इन्वर्टर की प्रक्रिया आना शुरू हुई थी, तो मार्केट में जो इन्वर्टर आते थे, आपने ऐसे इन्वर्टर देखेंगे जिसके साथ ऐसी बैटरी अटैच होती थी जिसमें दिन में एक बार पानी डालना पड़ता था काफ़ी ज़्यादा? हाँ। जैसे आप आगे गाड़ी के कार्बोरेटर में, आई थिंक कार्बोरेटर नहीं, किस चीज़ में, कुछ किसी चीज़ में गाड़ी के आगे वो पानी डलता है ना, जो एक चेम्बर होता है, ऐसी जो है आप इन्वर्टर की बैटरी में भी पानी डालते हो ना, उसको कूलेंट बनाने के लिए एक तरीके से। होता है ऐसा कि नहीं होता? बहुत सारे इन्वर्टर्स ऐसे आते थे, आपने यूज़ करे होंगे शायद से। लेकिन कुल मिलाकर किसी भी चीज़ के अंदर, चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो कार में लगाने वाली बैटरी हो, चाहे वो इन्वर्टर हो, चाहे आपके रिमोट में डलने वाले इस प्रकार के सेल हो, ये क्या है? ये बैटरीज है सारी की सारी। बैटरी इन द सेंस कि इसके अंदर जो है, ये जब हम छोटे थे बचपन में तब इस कलर का आता था, आपने देखा होगा ये कभी, पैनासोनिक का सेल, ठीक है। सबसे फेमस मार्केट में आजकल होते हैं ड्यूरासेल। तो आप कोई भी सेल हो, खैर हमारी डिस्कशन उसके ऊपर नहीं है, ब्रांड के ऊपर, हमारी डिस्कशन इस चीज़ के ऊपर है कि किसी भी फॉर्म ऑफ कोई भी प्रकार की बैटरी हो, ठीक है, तो उसके अंदर बेसिकली क्या है कि एनर्जी जो है वो स्टोर है। अब बैटरी इतने सारे प्रकार की हो सकती है, देखो एक ये अपनी छोटी सी बैटरी है, घरों में यूज होने वाली। गोल वाली बैटरी भी होती है, जैसे जो घड़ियाँ होती हैं उसमें डलती है। ये अपनी इन्वर्टर वाली बैटरी हो गई। आजकल स्कूटियों में जो डलती है वो लिथियम आयन बैटरी हो गई, ठीक है। और एक जब हम रिमोट कंट्रोल कार चलाते थे तो वो मोटे सेल वाली बैटरी हो गई, स्पेशली। और सिमिलरली रिमोट कंट्रोल कार में ये भी डलती थी, उसके जो रिमोट होता था उसके अंदर ये NICD वाली बैटरी। तो अपने हर प्रकार की ये जो सील्ड लेड बैटरी है, ये गाड़ियों में और बाइकों की ये बैटरी होती है, ठीक है। तो आपने मतलब हमेशा हर प्रकार की बैटरी आपने देखी होगी। मैं आपको बस बताना ये चाह रहा हूँ, फ्यूल सेल और बैटरी में डिफरेंस इतना होता है कि बैटरी के अंदर आपकी एनर्जी, बैटरी के अंदर, बैटरी एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर है। अब स्टोर है, अगर आप उसको यूटिलाइज कर लोगे तो वो खत्म भी हो जाएगी, राइट। खत्म, अगर उसको कर लोगे तो खत्म भी हो जाएगी ना, है ना। वाइल अ फ्यूल सेल जनरेट्स एनर्जी बाय कन्वर्टिंग द अवेलेबल फ्यूल। यहां पर क्या है? बैटरी एनर्जी को स्टोर करता है और जो फ्यूल सेल है आपका, वो एनर्जी को जनरेट करता है। एनर्जी के उत्पादन के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका ये फ्यूल सेल, बाय कन्वर्टिंग द अवेलेबल फ्यूल। अब ये कैसे काम करता है ये वाला, मैंने अभी आपको क्या बताया? ये फ्यूल के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। कैसे? केमिकल रिएक्शन की मदद से, जहां पर हमें पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन चाहिए होते हैं और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है ऑक्सीजन की तरह। तो अल्टीमेटली अगर आप फ्यूल सेल को देखो तो एंड प्रोडक्ट आपको क्या निकल कर आ रहा है, बताओ? H2 को अगर आप इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर आप केमिकल रिएक्शन में शामिल कर रहे हो इन दोनों को, तो H2O बेसिकली क्या होता है? क्या होता है H2O? अरे भाई H2O क्या होता है, बताओ गवारो? पानी होता है। तो एंड प्रोडक्ट क्या निकलेगा? पानी ना। ये चीज़ है, ये उसका फायदा है। तो फ्यूल सेल जो है, इट कैन हैव अ बैटरी एज अ सिस्टम। फ्यूल सेल के अंदर हो सकता है कि बैटरी जो है वो अटैच्ड हो, ठीक है, एज अ सिस्टम कंपोनेंट टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी दैट इट इज गोइंग टू जनरेट। अब यहां पर क्या है? फ्यूल सेल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो हमने इसके अंदर बैटरी को अटैच कर दी। बैटरी इसलिए अटैच कर दी ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी ना, जो एनर्जी जनरेट होगी, हम उसको स्टोर भी करके रख सकें, क्योंकि बैटरी का काम होता है स्टोरेज का। तो अब क्या है, आपकी डिबेट ये चीज़ यहाँ पर आके क्लियर हो जाती है, आपको कोई भी जो डाउट है कि जो फ्यूल सेल है, जो फ्यूल सेल है उसके अंदर यहाँ पर
नहीं, ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी आपके लिए समझना। अगर ये फ्यूल सेल है तो इसके अंदर एक बैटरी जरूर अटैच होगी, ताकि वो एनर्जी को, एक चेंबर होगा, मतलब बेसिकली बैटरी आप कुछ अलग से कोई चीज़ थोड़ी ना होती है, बैटरी एक चेंबर ही तो होता है जहाँ पर आप अपनी एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हो। जो ये वर्किंग है इसकी, ये फ्यूल सेल की वर्किंग है। ओके, तो ये डिफरेंस है कि बैटरी आपकी एनर्जी को स्टोर करती है, फ्यूल सेल एनर्जी को जनरेट करती है। फ्यूल सेल के अंदर हमें बैटरी को अटैच करना चाहिए, क्योंकि अगर उसका काम एनर्जी जनरेशन का है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का है, वी नीड टू स्टोर दैट एनर्जी। एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस इज अ बैटरी। एनर्जी को स्टोर करने वाला, बचाने वाला जो डिवाइस होता है उसको हम लोग कहते हैं बैटरी। विच स्टोर्स इट्स फ्यूल इंटरनली। इंटरनली मैंने अभी आपको बताया ना, इसके अंदर एक क्लोज्ड चेम्बर है, उसके अंदर जो फ्यूल है वो स्टोर हो रखा है। एक क्लोज, या फिर आप कह लो एनक्लोज चेम्बर है। कोई भी बैटरी के अंदर ऐसी तो है, ये देखो। अगर ये फ्यूल सेल का वर्किंग मैकेनिज्म है, तो जो डिवाइस है, ये जो बक्सा है, इसको स्टोर करने के लिए डेट इज बैटरी। सिंपल थी चीज़। यहाँ पर ये बैटरी है, ताकि ये जो एनर्जी जो बनेगी वो स्टोर हो सके। ये वाला फिनोमिना तो हर जगह काम कर रहा है ना, क्योंकि फ्यूल सेल को छोड़ो, मतलब मैं स्टोरेज की बात कर रहा हूँ, स्टोरेज वाला फिनोमिना तो हर जगह काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? आप विंड एनर्जी को देख लो, आप थर्मल एनर्जी को देख लो, आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को देख लो। इन तीनों केसेस के अंदर जब पंखों पर भाप पड़ रही है, हवा पड़ रही है, कुछ भी चीज़ पड़ रही है, पानी पड़ रहा है, पंखे घूमने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। पीछे जनरेटर क्यों लगाया जा रहा है? एक स्टोरेज चेंबर क्यों लगाया जा रहा है? ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको स्टोर करा जा सके। और इसलिए आपने देखा था कि बहुत बार जिस भी जगह पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स हैं, वहाँ से जैसी ही बिजली बन रही है, इमीडिएटली कनेक्टेड तारे वहाँ से जाकर खंभों से कनेक्टेड हैं, ताकि वो अगर स्टोर एटलीस्ट ना हो सके किसी बैटरी सिस्टम की वजह से, या किसी भी एक प्रोसेस की वजह से, अगर उसको अगर स्टोर ना करा जा सके, तो ट्रांसमिट एटलीस्ट उसको इमीडिएटली करा जा सके। ऑन द अदर हैंड, फ्यूल सेल जो है, इट इज़ एन एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। फ्यूल सेल के अंदर आप एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो। अब मुझे बता दो कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है? और कैसे कर रहे हो? पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयंस को रिएक्ट करवा रहे हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ऑक्सीजन के साथ। तो एंड रिजल्ट आपका क्या निकलेगा? H2O, अल्टीमेटली वाटर, वेयर इन द फ्यूल इज सप्लाइड एक्सटर्नली। A battery runs down as the electrodes dissolve, but a fuel cell, देखो वो कह रहा है कि बैटरी की क्षमता खत्म हो जाएगी जैसे ही उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं वो गलना शुरू होंगे ना। तो बैटरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, या जो स्टोरेज पावर होती है, पावर कह लो, आप उसको स्ट्रेंथ कह लो, या आप उसको कैपेसिटी कह लो, वो डी जनरेट होने लग जाती है, वो ख़राब होने लग जाती है। बैटरी रन्स डाउन, ख़राब हो जाएगा आपका सेल। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर, सबसे प्रोमिनेंट तरीके से जो आपने अभी तक बैटरी देखी है, स्टोरेज डिवाइस, वो आपने देखा है एक बैटरी सेल। ठीक है? ये खराब होने लगेगा जैसे इसके अंदर जो है बैटरी खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रोड जो है वो डिजोल्व हो जाएंगे। बट फ्यूल सेल तब तक ऑपरेट करता रहेगा फॉर, एक सेकेंड,
फ्यूल सेल तब तक ऑपरेट करता रहेगा एज लॉन्ग एज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फ्लो, जब तक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का फ्लो उसके अंदर मेंटेन रहेगा। एंड हेंस इन टर्म्स ऑफ द ड्यूरेबिलिटी फ्यूल सेल का एक एडवांटेज जरूर है ओवर बैटरी। अब एक बात याद रखना, चाहे फ्यूल सेल की बात करो चाहे बैटरी की बात करो, दोनों डायरेक्ट करंट जनरेट करते हैं। जो उनके अंदर एनर्जी स्टोर है, आप बस सेल को लेकर आते हो, रिमोट में लगाते हो और वो चलने लग जाता है ना। आपको किसी और डिवाइस से कनेक्ट करते हुए फिर उस डिवाइस को कनेक्ट करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? नहीं ना। जैसे मैं आपको एक इनडायरेक्ट सोर्स बताता हूं पावर का। हम सबके फ़ोन के चार्जर्स होते हैं। हमें फ़ोन में एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसको चार्ज करने के लिए, ऊपर देखने के लिए कि अगर वो 5 हो गया है तो उसको 100 करने के लिए उसकी बैटरी की परसेंटेज को, जैसे हमारे डिवाइसेस शो करते हैं। हमने उसको स्विच बोर्ड में लगाया चार्जर को, और जो तार वहाँ से जा रही है उसको कनेक्ट करा पावर कनेक्टर के साथ। जो भी जगह है कनेक्ट करने वाली लीड आपने लगाई वो वाली, और आपका फ़ोन चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। इस केस में आप अपना फ़ोन को बिजली डायरेक्ट तरीके से दे रहे थे या इनडायरेक्ट तरीके से दे रहे थे? नॉर्मल प्रोसेस में बताओ, डायरेक्ट तरीके से दे रहे थे कि इनडायरेक्ट तरीके से? आपको फ़ोन को चार्ज करना था, आपने बिजली के तारों में छुला दिया उसे, या फिर स्विच बोर्ड में घुसा दिया अपना फ़ोन, या फिर इनडायरेक्ट तरीके से पहले आपने एक डिवाइस कनेक्ट करा, उसके बाद उस डिवाइस ने पावर ली और उसने पावर जो है आपके फ़ोन तक पहुंचाई। यानी कि स्विच बोर्ड और आपके फ़ोन में एक तार का फासला था, एक सिस्टम का, एक इंस्ट्रूमेंट का, एक टूल का फासला था। उसके ज़रिए से, उसकी मदद से आपका फ़ोन चार्ज हुआ, ठीक है। लेकिन बैटरी के अंदर क्या होता है, चाहे फ्यूल सेल हो, चाहे बैटरी हो, चाहे कुछ भी हो, आपके पास वो अगर चार्ज है, आपने जैसे ही जिस भी डिवाइस के अंदर उसको यूज़ कर रहे हैं आप उसको कनेक्ट करो, ठीक है, और उसके अंदर ऑलरेडी अभी एक चार्ज मैकेनिज्म दौड़ रहा है, वो एनर्जी जो स्टोर्ड है वो रेडी है, ठीक है, अपने फ्लो को मेंटेन करने के लिए। जैसे जैसे ही आप उसको किसी डिवाइस के अंदर लगाओगे, अपना काम करना उसने शुरू कर देना है। ये प्रोसेस कुछ ऐसे वर्क करता है जैसे कि सेल की दोनों साइड जो होती हैं, छोटे से ये वाले सेल की जो दोनों साइड होती हैं, आप लोगों ने बहुत बार बचपन में कुछ एक्सपेरिमेंट करा होगा कि रिमोट कंट्रोल कार जब हमारी ख़राब हो जाए, उसके अंदर जो एक मोटर लगी रहती है, मयूर करके देखा होगा कभी अपने शायद, कि दोनों तारे अगर उसकी लो और दोनों साइड इससे बैटरी से कनेक्ट कर दो तो वो पंखे की तरह चलता रहता है ना। जितनी पावरफुल ये होती है उतनी पावरफुल तरीके से वो मोटर चलती रहेगी। जैसे ही वो मोटर की स्पीड स्लो हो जाए, समझ जाओ कि बैटरी जो है ये ख़राब होने वाली है। रिमोट जब क्या कहते हैं काम करना बंद कर दे, आप उसको लैंप्स पर ठोक ठोक कर देखती हो कि ये चल क्यों नहीं रहा अच्छे तरीके से, लेकिन फिर आपको समझ में आ जाता है कि इसके सेल ख़राब हो गए हैं। सिमिलरली एसी के रिमोट के साथ होता है, या जिस भी चीज़ में बैटरी डलती है। और टाइप्स ऑफ बैटरीज तो मैंने आपको दिखाई दी। आपकी वो गाड़ी वाली बैटरी भी होती है, बाइक वाली बैटरी होती है। आजकल लिथियम आयन बैटरीज हैं स्कूटी में, लाइक ओला ऊबर जैसी स्कूटीज़ में, ऊबर कह रहा हूँ, ओला और एथर जैसी स्कूटीज़ में लगाने के लिए। घड़ियों में पहले डलता था एक गोल वाला सेल, ठीक है। तो बहुत अलग अलग तरह की जो है ये बैटरीज होती हैं, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर देखो, ये देखो, ये भी जैसे जो मैं माउस ऑपरेट कर रहा हूँ, इसको मैंने माउस का कवर खोला, ठीक है, और इसके अंदर ये बैटरी जो है ये पड़ी हुई है, ठीक है। अगर मेरा माउस स्लो तरीके से रिस्पॉन्ड करने लग जाए, अभी जैसे ये बहुत फास्ट चल रहा है, ठीक है, आराम से मैं इसको कैसे भी करके घुमा सकता हूँ। अगर ये अपने रिएक्शन स्लो करने लग जाए या क्लिक करने में जैसे दिक्कत करने लग जाए, तो ऑब्वियस ही बात है इसके अंदर जो ये पावर जो स्टोर है ये ख़त्म हो गई है। अब आपका क्या कहते हैं सवाल ये होगा, क्या इसको चार्ज करा जा सकता है, इसके अंदर दोबारा पावर डाली जा सकती है? जी हाँ, करा जा सकता है। लेकिन वो जो बैटरी सेल्स हैं वो दो तरीके के आते हैं। एक होते हैं चार्जेबल, उसका चार्जर भी आता है। एक होते हैं नॉन चार्जेबल डिस्पोजेबल, कि ये जितनी पावर इसके अंदर स्टोर होकर आई है ये ऑलरेडी कंपनी ने बनाकर भेजी है, अब इसको आप किसी भी डिवाइस से लगा दो, किसी भी बिजली के खंभे से कनेक्ट कर दो,
ये अब काम नहीं करने वाला इसके अंदर। और क्यों नहीं काम करने वाला? क्योंकि इसके अंदर एक जो इलेक्ट्रोड होगा ना, यहाँ पर देखो, बैटरी रन्स डाउन एज द इलेक्ट्रोड डिजोल्व। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होगा वो डिजोल्व हो गया है। जिस दिन ये मेरा माउस स्लो चलने लगा, काम करने से बंद कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो पावर है जो इलेक्ट्रोड की मदद से आ रही थी, जो कि स्टोर्ड पावर थी, वो अब जो है वो डिजोल्व होने लगी है, वो इलेक्ट्रोड डिजोल्व होने लगा है। ठीक है, तो इसकी बैटरी जो है वो खत्म हो जानी है। उसके बाद वर्किंग एंड टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इसलिए बिकॉज वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके। और ये सुनने में बहुत अटपटा लगता है, लेकिन इसके अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ें यूज हो ही नहीं रही हैं। हाइड्रोजन है, वो भी पॉजिटिवली चार्ज, दो हाइड्रोजन होते हैं ना पॉजिटिवली चार्ज, और एक है अपना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको अगर हम कंबाइन करते हैं तो एंड रिजल्ट हमारे पास वाटर की फॉर्मेट में ही कुछ ना कुछ जो है वो वेस्ट निकलना है। जैसा कि आपने ऊपर देखा था, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, बार बार दिखा रहा हूँ। फ्यूल सेल कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी फ्रॉम अ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ केमिकल रिएक्शन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयंस विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ऑक्सीजन। और ये डायग्राम मैंने आपको दिखाया था अभी। हाइड्रोजन यानी कि H2 पॉजिटिवली चार्ज, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिजल्ट H2। ठीक है, बीच में जो कनेक्टेड होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइट, और ये पे एनोड कैथोड आपका बेसिकली यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये एक केमिकल एनर्जी को, फ्यूल जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो फ्यूल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है इन विच हाइड्रोजन फ्यूल। अब देख लो, आपको जो लग रहा था ना कि फ्यूल कौन सा है, ये है हाइड्रोजन फ्यूल। इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, ये तो हमें चाहिए ही है। हीट, हीटिंग मैकेनिज्म तो चाहिए ही होता है पावर को रन करने के लिए। एंड प्रोडक्ट जो निकलेगा हमारा वो निकलेगा वाटर, H2, जैसे कि मैंने पहले लिख दिया था यहाँ पर। फ्यूल सेल जो है वो एक बैटरी की तरह ही होता है। और अभी आपने देखा क्या फ्यूल सेल को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं कि नहीं करते, बताओ, हाँ या ना? फ्यूल सेल को हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं? करने की नीड है कोई? बोलो, अरे बताओ भाई, अभी तो पढ़ाया मैंने। देखो ऐसे भूत बन के बैठे रहोगे, लात मार के बाहर निकाल दूंगा मैं। हाँ या ना में जवाब दिया करो। फ्यूल सेल को हम कन्वर्ट करते हैं कि नहीं? बिल्कुल कन्वर्ट नहीं, कनेक्ट करते हैं हम लोग बैटरी से। बैटरी क्यों चाहिए होती है हमें? जो बैटरी है वो स्टोरेज मैकेनिज्म की तरह काम करता है। जो फ्यूल सेल होता है वो किसकी तरह काम करता है? फ्यूल सेल एनर्जी जनरेशन की तरह काम करता है। तो एनर्जी को जनरेट थोड़ी ना करते चलेंगे, एनर्जी को स्टोर भी तो करने की नीड है। अभी बताया ना मैंने। अब क्लियर है? पहले बताओ। पार्टिसिपेट करते रहा करो भाई, शांत बैठते हो ना, मेरा खून मत खिलाया करो फालतू का, निकाल दूंगा कोर्स से फिर मैं। तो फ्यूल सेल जो है इट इज सिमिलर टू बैटरी, इट इज सिमिलर टू अ बैटरी इन दैट एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन अकर्स एज लॉन्ग एज फ्यूल इज अवेलेबल। ठीक है, उसके अंदर वो बैटरी की तरह है, बस यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की हमें नीड है एज लॉन्ग एज फ्यूल इज अवेलेबल। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इज स्टोर्ड इन अ प्रेशराइज कंटेनर। करना क्या होता है, अगर हमें इस फ्यूल को यूज करना है तो हमें क्या करना है हाइड्रोजन के साथ, हमें इसको एक कंटेनर में स्टोर करने की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन कहाँ से खींचा
खींचा जाता है, क्योंकि वो अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है, केमिकल रिएक्शन जो उसका करवाना है, हाइड्रोजन आयंस को रिएक्ट करवाना है ऑक्सीजन के साथ, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिल जाएगा? वो हवा से डायरेक्टली मिल जाएगा, एटमॉस्फेयर से। ये रहा ऑक्सीजन इन द एयर। फ्यूल देख रहे हो, फ्यूल के लिए इन्होंने एक ऐसी चीज़ बना रखी है जो कि एक चेम्बर टाइप है। चेम्बर ये जो है, ये क्या है? ये प्रेशराइज कंटेनर है। अगर एक्सेस फ्यूल अगर आ भी गया ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन होता है H2, एक पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम यहाँ पर, एक पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम यहाँ पर। अब H और H को इन्होंने यहाँ पर तो अंदर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अलग कर दिया, ठीक है। आपको कुदरती रूप से सिर्फ हाइड्रोजन मिल जाए, ऐसा संभव नहीं होता। ये मैंने आपको पढ़ाया था इसी चैप्टर में, अभी कुछ टाइम पहले एक लाइन आई थी, आपको सिर्फ कुदरती रूप से सिर्फ अगर हाइड्रोजन मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजन इज स्टोर्ड इन अ प्रेशराइज्ड कंटेनर एंड ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम द एयर बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ कंबशन। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ कंबशन देयर आर नो हार्मफुल emissions and the only byproduct is pure water। इकलौता बाय प्रोडक्ट जो हमें मिलता है, वो मिलता है हमें सिर्फ प्योर वाटर, यानी कि एंड रिजल्ट इसका क्या होता है? वो होता है H2O। तो इट कैन बी यूज एट ऑल लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फ्रॉम स्मॉल फोन बैटरी में भी यूज हो सकता है, और बड़ी बड़ी चीज़ों में भी, लाइक रॉकेट्स, ठीक है, फ्यूल सेल। हाँ, सिर्फ हाइड्रोजन नहीं मिलता, देखो अगर आप देखोगे ना, पानी के साथ H2O या किसी चीज़ के साथ अटैच होता है, वो किसी, जैसे मीथेन को भी देख लो, CH4, ठीक है, तो वो किसी किसी मतलब कार्बन के साथ अटैच है, वो हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में मिल जाएगा, यानी कि चिपका होगा किसी के साथ। कुदरती रूप से आप बताओ, सिर्फ हाइड्रोजन का H2 को कहाँ से लेकर आओगे बताओ? अगर यही अगर हमें मिल जाए, तो बस पेट्रोल और डीजल की फ्यूल की आवश्यकता क्या है? आराम से चला लो गाड़ी फिर तो। हाइड्रोजन तो बहुत प्योर है, क्लीन है, भरमार मात्रा में पड़ा हुआ है, हम बस इसको एक्सट्रैक्ट करना नहीं जानते, सिर्फ हाइड्रोजन कहते हैं। क्योंकि हमें क्या है कि जो गाड़ी जो बनानी है ना पानी वाली, मयूर, उसमें सबसे बड़ी चुनौती बस यही है कि जो ऑक्सीजन है ना, वो फटाफट निकलता रहे। ऑक्सीजन ही अगर अंदर स्टोर होकर रह गया और हाइड्रोजन भी वहां पर, तो यानी कि वहां पर तो फिर गीलापन है ना, समझ रहे हो? और वो एक फ्यूल की तरह काम नहीं कर सकता ना। ऑक्सीजन को हमें इवेपोरेट करके बाहर निकालना है, ये है समस्या। कि अंदर वो फिर एक ऐसा चेंबर बना ले जहां पर सिर्फ वो हाइड्रोजन को यूज करे, और ये जो है एच को यूज करता चले, ओ को निकालता चले, ऑक्सीजन को। कंबाइंड फॉर्म में ये क्या? पानी है। तो जो कहते हैं कि पानी से चलने वाली कार, तो एक्चुअली उसका प्रोसेस यही है ना। तो फोन बैटरी के अंदर मैं आपको दिखा रहा था, फ्यूल सेल एंड फोन, वो होते हैं ये वाले, जो आप पहले नोकिया वो क्या की बैटरी जो आप देखते थे ना, फ्यूल सेल इन ये क्योंकि आपने देखी हुई, इसलिए मैं ये वाली दिखाना चाह रहा था आपको। ओके, ये कभी कभार आपने देखा होगा, कई लोग, आप लोगों ने भी शायद से ये काम करा हो, ये बैटरी अलग से निकालकर, कुछ कुछ फोन ऐसे आते थे जो अलग से निकालकर भी चार्ज हो जाती थी वाली बैटरी। बहुत बार केसेस ऐसे भी होते थे कि फ़ोन भी फट जाता था इन बैटरीज की वजह से, ये बैटरी ब्लास्ट कर जाती थी, अंदर ही अंदर आग लग जाती थी फ़ोन में, है ना। और फ्यूल सेल यहाँ पर हो गया फ़ोन के अंदर, और इसको अब हम देखते हैं रॉकेट के अंदर। नासा मिशंस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। कर्बल स्पेस प्रोग्राम डजंट टीच हाउ फ्यूल सेल्स पावर्ड नासा मिशंस। ये इस तरीके के चेम्बर्स यहाँ पर लगे होते हैं, क्योंकि फ्यूल सेल को यूज़ करते हैं।
काफ़ी बड़ी बड़ी बैटरी होती हैं यहाँ। अब आप मुझे बताओ, स्पेस शटल्स को यूज़ करते हैं फ्यूल सेल्स को, ये जैसे जैसे क्वेश्चन है कोरा पे, आप मुझे बताओ इसका आंसर। एक तो बाय प्रोडक्ट क्या है, कुछ कार्बन वगैरह फैलेगा जो जहाँ से फ्यूल निकल रहा होगा, जैसे फ्यूल जो यूज़ हो रहा होगा और जो भी रेसिड्यू निकल रहा होगा उसकी वजह से रॉकेट का नीचे वाला हिस्सा या जो चेम्बर्स हैं, जैसे आप जहाँ से भी आग जलाते हो वो काला काला पड़ जाता है ना कार्बन की वजह से, ऐसा कुछ होगा रॉकेट में या स्पेस शटल में? नहीं ना। एंड प्रोडक्ट क्या निकलेगा? वाटर। और वो कुदरत में अगर फैलेगा तो कोई हार्म है उससे? नहीं। आउटर स्पेस में फैलेगा तो फैलने दो, अच्छी चीज़ है वो। ठीक है, तो एप्लीकेशंस क्या है फ्यूल सेल के? फ्यूल सेल जो है आप इनको किसी भी वेदर में यूज़ कर सकते हो। डैट कैन कीप प्रोवाइडिंग पावर इवन दो वेदर कंडीशंस प्रिवेंट साइड विजिट। वेदर कंडीशंस चाहे कैसे भी हो, आप फ्यूल सेल को हर जगह पर यूज़ कर सकते हो। अब जैसे ये वाला पॉइंट इसमें क्यों मेंशन करा है, आप फ्यूल सेल का कंपैरिजन कर लो यहाँ पर। सोलर पीवी पैनल से। पहले मुझे एक बात बताओ, फ्यूल सेल या सोलर पीवी पैनल्स, फोटोवोल्टिक पैनल्स, दोनों एक प्रकार से प्रकार से पावर हाउस है कि नहीं है? हैं? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे दोनों के, नहीं करेंगे? एनर्जी स्टोर करेंगे दोनों के, नहीं करेंगे? क्षमता है दोनों में किसी ना किसी चीज को एनर्जाइज करने की, इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करने की, पावर प्रदान करने की। है? दिक्कत क्या दोनों में? ये आराम से चार्ज हो सकता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के उससे, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर से लेगा ऑक्सीजन। ये क्या करेगा एटमॉस्फेयर से? इसको क्या चाहिए? सूरज की किरणें। अब मुझे एक बात बता दो, अगर मैं इस शब्द को अब अप्लाई करके देखूं तो ये अप्लाई कहां बेस्ट तरीके से हो रहा है, फ्यूल सेल में या सोलर पैनल्स में? फ्यूल सेल में। ठीक है, अब ऑल वेदर की अगर आप बात करना चाहो, फ्यूल सेल वर्सेस अभी मैंने सोलर पैनल कर रहा था ना, अब यहां पर मैं आपके लिए कर देता हूं, ये देखो। विंड मिल्स हर जगह लगा लोगे आप इसे, सारे वेदर कंडीशंस के लिए। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात, अरुणाचल, हर जगह विंड मिल लग सकते हैं? नहीं ना, ये चीज है। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी के भी बियॉन्ड जाकर ना, ये देखो क्या है टॉपिक, सम रीसेंट एंड एडवांस एनर्जी जनरेशन सोर्सेज। एडवांस, अब एडवांस है तो ऑब्वियस ही बात है न्यू एंड रेन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी के भी बाप बने होंगे। क्लीन एनर्जी तो है ही है सारे, क्लीन एनर्जी में भी, लेकिन ये उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो भी जो न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं वो एक लिमिटेशन के साथ काम करते हैं। समझ रहे हो? हर चीज में नहीं, लेकिन ये हर चीज में काम करेंगे। तो फ्यूल सेल्स कैन कम्युनिकेट डेटा यूजिंग रेमो, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम। आर रेमो ऐसे कह रहे हैं, सबके घर पे होता है ये रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम। पावरिंग टेम्पररी बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो सकता है, लाइक रेल, रोड, एयर एक्सेट्रा। उसके बाद मटेरियल्स हैंडलिंग, ब्लू लाइट एंड डिफेंस एप्लीकेशंस, सेल्युलर बेस स्टेशंस एंड पावर जनरेशन। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसी का एक सेकंड पार्ट, सेकंड एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। जो ये रॉड्स थी ना, जैसे कि यहां पर आपको कह रहा था, पहले आप इसकी थ्योरी देखो जरा एक मिनट। ये इलेक्ट्रोड्स कह रहा था ना कि डिजोल्व हो जाती हैं, अगर आप इसको यहां पर डायग्राम पे जो मैंने आपको दिखाया था, ये देखो, ये था ना इलेक्ट्रोलाइट चेंबर, जहां पर हाइड्रोजन वर पॉजिटिवली चार्ज रिएक्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रोड्यूसिंग अल्टीमेटली वाटर। ठीक है, एज एन आउटकम। तो उसको हम फिर ये पढ़ने वाले हैं अब अगले लेक्चर में कि
ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होती हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं फ्यूल सेल के, और फ्यूचर क्या है फ्यूल सेल का और हाइड्रोजन का। ठीक है, देखो क्लीन फ्यूल है, आप इतना तो जानते ही हो। अगर आपको मैं यहाँ ले चलूँ, हाइड्रोजन कैलोरीफिक वैल्यू 150, सबसे बेस्ट फ्यूल। ठीक है, और क्लीनेस्ट फ्यूल है, कोई भी रेसिड्यू छोड़ता नहीं है, कोई भी रेसिड्यू छोड़ता नहीं है। इसकी पोटेंशियल जो है उसको बस एक्सट्रैक्ट करने की हमें दे रही है। और उसी टॉपिक में हमने जो पढ़ा था, जब हाइड्रोजन का एक टॉपिक आया था कि हाइड्रोजन कुदरती रूप से सिर्फ आपको एक डिटैच फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन किसी न किसी के साथ आपको अटैच होता ही मिलेगा। लाइक वो हाइड्रोकार्बन हो सकता है या कुछ भी चीज़ हो सकती है, लाइक वाटर। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।